18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, हमें ये देखना है ना। सबसे पहले चूंकि हम जिस भी देश के बारे में क्रांति जैसी बातें पढ़ते हैं, वहां पर कोई बड़ा आंदोलन होने वाला होता है, तो पहले हमें समाज का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। अगर हम समाज का बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी लोगों की मानसिकता नहीं समझ पाएंगे कि किस समाज की मानसिकता क्या हो सकती है। हम ये अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे किस देश में क्रांति किसके द्वारा लाई जा सकती है। जैसे आज भी कई सारे ऐसे देश होंगे जो शोषित होंगे, जिनका शोषण जारी होगा। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे, हर एक देश में जब क्रांति आ रही है, अपने राजा के खिलाफ विद्रोह हो रहा है या उनके द्वारा अपने जो शासक है उनके खिलाफ कुछ कहा जा रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो परेशान होते हैं, है ना, जो पीड़ित होते हैं। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि आपको उस देश की सामाजिक व्यवस्था समझनी पड़ेगी। तो इसी कारण से टॉपिक रखा गया है कि भाई समाज कैसा था फ्रांस का, तो उस समाज के बारे में देखते हैं। समाज से पहले, चूंकि अब जिस जगह के समाज की बात कर रहे हैं, तो उस समाज का एक बड़ा हिस्सा उस देश का मुखिया भी होगा, जिसको सम्राट या राजा के नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग राजा से और फिर उसके बाद निचले स्तर तक हम समाज में उतरते चले जाएंगे। अब देखें, आपके सामने दो राजा हैं, या एक राजा है, सॉरी दो कह दिया। एक राजा है जिसको कहते हैं लुई 16वां, और ये राजा जो बना वो बनता है मात्र 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाता है। राजा बना और इसका विवाह जो होता है ना, लुई 16वां संग राजकुमारी मैरी एंटोनेट, तो इसका मैरी एंटोनेट के साथ विवाह हो जाता है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इनके साथ उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। एक दूसरे का हाथ कुछ ऐसे थाम लेते हैं, एक दूसरे के परिणय सूत्र में बन जाते हैं। इनका शादी का तरीका अलग होगा, उस तरीके से बन गए होंगे। 20 वर्ष की उम्र में जब ये गद्दी पर बैठा, तो ये जो बैठता है, शासन पे आता है, देखता है कि भाई क्या है, तो गद्दी पर बैठा। तो जैसे ही बैठा तो देखा गया भाई ये किस खानदान का है, तो ये बुर्बो राजवंश का हुआ करता था। और जब ये गद्दी पर बैठ रहा था तब का समय जो था वो था 1774। 1774 में ये राजगद्दी पर बैठता है, फ्रांस का नया सम्राट बनता है। और इसकी पत्नी जो है उनका नाम है राजकुमारी मैरी एंटोनेट, इनके साथ इसका विवाह होता है। जैसे ही गद्दी पर बैठा, राजा बना, तो राजा बनने के साथ उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आया। चैलेंज क्या है, आप ये बॉक्स खाली देख रहे होंगे, तो उसने बॉक्स का मतलब क्या है, ये शाही खजाना है। शाही खजाने का मतलब समझते ना क्या है, राजा का खजाना, मतलब जो राज्य में जो धन कोष इकट्ठा होता होगा वो वाला खजाना है। तो उसने देखा कि यार हमारा खजाना तो खाली है, मतलब अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है राज्य को चलाने के लिए, अब समस्याएं आने वाली हैं। कैसे खाली हो गया, खाली होने के पीछे कारण क्या है, पैसा तो आपकी जेब से हमेशा खर्च होता रहता है, तो ये पैसा बाहर निकल रहा है ना, तो इसमें डालने की व्यवस्था भी तो करो ना, कहीं से पैसा आता रहे, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, कमाई कहते हैं। जब पैसा आता रहेगा, आप खर्च करते रहेंगे, तो बक्सा आपका मेंटेन बना रहेगा, ना खाली होगा, और आप कमाई ज्यादा कर लेंगे तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो हुआ क्या, फ्रांस का ये बक्सा क्यों खाली हो गया, फ्रांस का ये खजाना क्यों खाली हो गया, क्योंकि इनने अपने वित्तीय संसाधनों को नष्ट करके रखा था। वहां जो भी अलग तरीके से उपयोग कर रहे थे राजा लोग थे, तो उनसे कोई सवाल पूछने वाला होता नहीं है, तो उनके क्या थे, वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। युद्ध हुए थे, कई सारे युद्धों के दौरान ये सब नष्ट हो जाते हैं, इनकी कमाई नहीं हो रही थी, खर्चा जारी था, है ना, फालतू के खर्चों का बोझ जबरदस्ती में था। और ये फालतू के खर्चों का जब बोझ जबरदस्ती में था, तो क्या हो रहा था, खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। तो जो लुई 16वां है, जैसे ही राजा बना, तो खजाना कैसा मिला इसको, खाली खजाना मिलता है। और एक और चीज मिलती है, खजाने के साथ साथ मिलता है कर्जा। जैसे ही राजा बना तो उसको कहते हैं कि उसको मिला है कर्जा। दो प्रकार का कर्जा है, एक तो उसको पुराना कर्जा मिला है, मतलब जैसे ही राजा मिला तो पुराना कर्जा हुआ करता था कुछ, वो पुराना कर्जा था 2 अरब लिब्रे। लिब्रे जो है वो फ्रांस की एक मुद्रा है जो फ्रांस में पहले चला करती थी, तो उस मुद्रा का नाम है लिब्रे। तो 2 अरब लिब्रे का पुराना कर्जा था। नया कर्जा जो लुई 16वां के द्वारा नया तैयार कर दिया गया वो था 10 अरब का, ज्यादा कर्जा कर दिया गया, लगभग 5 गुना ज्यादा कर्जा इनने और कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि लुई 16वां ने जो इनके उपनिवेश थे अमेरिका के, लगभग 13 उपनिवेशों को आजाद कर दिया। वो भी किसके साथ किया, अपने दुश्मन देश इंग्लैंड के साथ उनको आजाद करने की घोषणा कर देते हैं। उनको आजाद करने से इनको क्या हुआ, उनको आजाद करने से इनको बहुत सारा कर्जा बढ़ा, कमाई कम हुई, इस कारण से इनको कई सारा कर्जा बढ़ा। कर्जा बढ़ने से क्या हुआ भाई, अब 2 पहले से था, तो अब टोटल कर्जा कितना हो गया, 12 अरब लिब्रे का हो गया, है ना, कितना हो गया, 12 अरब का कर्जा हो गया।
अब आप देखें कि जब जैसे ही राज्य के अंदर बजट आता होगा, है ना, बजट तो रखना पड़ता होगा बीच बीच में, जैसे ही बजट राजा के द्वारा रखा जाता होगा या राजा के किसी मंत्री के द्वारा कि भाई साल भर में हमारी ये कमाई हुई है और ये हम खर्चा, बजट का मतलब क्या है, कमाई और खर्चे का लेखा जोखा जो होता है वो बजट है। आपका क्या है, सबका अलग अलग बजट होता है, आपका घर का अलग बजट होगा। बजट का क्या मतलब है कि जैसे ही पैसा आने वाला है उसके साथ आपके दिमाग में कुछ स्कीम्स चलती हैं कि भाई हम इस महीने में कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाने वाले हैं, तो 2 लाख रुपए खर्च कैसे होंगे, भाई 2 लाख आएंगे तो 20,000 बच्चों की पढ़ाई पे चला जाएगा, 10,000 हमारी गाड़ी का चला जाएगा, 5,000 हमारे यहाँ नौकर लगे हैं उनका चला जाएगा। ऐसी जो स्कीम्स बटती हैं ऐसे पैसा चला जाएगा। पैसा आते ही क्या है, आपने वो बना के रखा है कि वहां वहां जाएगा, तो आपके पास आपका जब बजट होता है तो क्या है, आपने कमाई है, आपकी सैलरी मिली है, सैलरी मिली है तो वो आई है 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी जिसकी आती है, और फिर साथ में आपने खर्चे की स्कीम बता दी। ऐसे ही बजट पर यहां पर रखना पड़ता होगा कि भाई हमारी कमाई क्या है और हम खर्चा कहां कहां करते हैं। तो इनके बजट में खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसमें जाता था, कर्ज चुकाने में जाता था। जो कितना कर्जा था, 12 अरब के आसपास का कर्जा था। और जो कर्जदार थे जिनके द्वारा जो कर्जा दिया गया था वो दबाव बनाने लगे थे इनके ऊपर ब्याज का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, है ना, ब्याज का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने को लेकर आप दबाव बढ़ाने लगे थे कि भाई इसको और बढ़ाया जाए, 10% तक के आसपास इसको लाया जाए या और बढ़ाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही थी। तो जब ब्याज लगेगा, मान लीजिए 10% लग रहा है, तो आपको कितना लग रहा है, साल का 1.2 अरब तो आपको ब्याज ही लग जा रहा है। तो आप अगर मान लो कहीं 2 अरब लोन चुका रहे हैं तो उसमें 1.2 अरब आपका क्या चला गया, ब्याज चला गया। 8 अरब इसमें से माइनस होगा, फिर जो बचेगा मान लो 8 या अपन ने मान लिया 1, तो 11 अरब पर फिर ब्याज लगेगा। तो आपका बहुत खर्चा जा रहा था, बहुत पैसा जा रहा था, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्जा चुकाने में चला जाता था, कर्जा भी बहुत तेजी से घट नहीं रहा था। इसके अलावा जो नियमित खर्चे थे वो तो करने ही पड़ रहे थे, वो मजबूरी है, जैसे सेना का रखरखाव करना, राज दरबार को चलाना, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, इन सबको चलाना, ये तो हमको करना ही पड़ रहा था, इसको हम बंद नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या हुआ कि भाई अब ऐसा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, कमाई कम होगी, तो फिर कमाई बढ़ाने पड़ेगी। तो राजाओं के पास कमाई बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। साधन क्या है, कर बढ़ा दो। अपन को तो कमाना नहीं है, अपन को तो फावड़ा तगाड़ी लेके जाना नहीं है, क्या है, बस टैक्स बढ़ा दो, अपने आप देंगे लोग। तो उनने क्या किया, कर बढ़ाने के लिए सरकार मजबूर हो गई और उन्होंने बोला कि हम टैक्स बढ़ा देते हैं। और कर की स्थिति में अगर आप देखें तो कर जो है वो केवल किसके द्वारा दिया जा रहा है, केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। तीसरा स्टेट अभी अपन देखेंगे, फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हम देखेंगे कि भाई तीसरा स्टेट क्या कहलाता है। तो तीसरा स्टेट केवल कर्ज देता है, इसके अलावा और दूसरे स्टेट के द्वारा या पहले और दूसरे स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, उनको छूट दी गई है। अब तीसरे स्टेट की बात आई है तो हम फ्रांस के समाज के अंदर घुस जाते हैं। तो फ्रांसीसी समाज कैसा था, तो सामंती व्यवस्था का ही ये अंग हुआ करता था। मध्यकाल में जो सामंती व्यवस्था चल रही थी उसी का ही एक हिस्सा था फ्रांस का जो समाज था। फ्रांस के समाज को विशेष तौर पर या अमूमन तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम ए स्टेट, द्वितीय ए स्टेट और तृतीय स्टेट। पहला ए स्टेट, दूसरा ए स्टेट, तीसरा स्टेट, ऐसा भी कह सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय भी लिख सकते हैं। प्रथम ए स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग आता था, द्वितीय ए स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आता था। पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले थे। उस अधिकारों में एक ये था कि इनको करों में छूट दी गई थी, मतलब इनको किसी प्रकार का कर चुकाने की कोई खास जरूरत नहीं होती थी, कोई खास देना ही नहीं है, उल्टा लेना है। पादरियों के द्वारा तो एक टैक्स लिया जा रहा था चर्च के नाम पर, जिसको कहते हैं टाइथ, ये किसान को देना पड़ रहा था। तीसरे स्टेट के वर्ग के लोग दिया करते थे। और तीसरे स्टेट में कौन है, पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़ दें, डॉक्टर, इंजीनियर, काम करने वाला, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटा व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, सब इसके अंतर्गत आते थे। और यही लोग क्या कर रहे हैं, आपका इनके द्वारा ही आपका टैक्स चुकाया जा रहा है, कर दिया जा रहा है। इनके अलावा बाकी के लोगों के द्वारा कर नहीं दिया जा रहा है, उनको माफ है। तो एक चीज समझ में आई कि इनके द्वारा कर दिया जा रहा है तो फिर इनका ग्रुप भी बड़ा होगा, तभी तो ये लोग कर दे पा रहे हैं, नहीं तो ये कर कैसे दे पाती है, इनके बस कर से राज्य नहीं चल पाता। तो ये समूह नो डाउट बहुत बड़ा समूह था, इसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी, उसमें केवल पादरी हैं, इसमें केवल कुलीन वर्ग हैं। अब क्या हुआ कि अब देखें, फ्रांस की जो आबादी है, फ्रांस की पूरी आबादी का 90% किसान है, और किसानों में भी मालिक किसानों की संख्या ना के बराबर है, बहुत कम मालिक हैं। मतलब ज्यादातर क्या है, काश्तकार टाइप के, मतलब ऐसा हम रेंटेड टाइप से खेती करते हैं, ठेके मजदूरी टाइप से, हमने आपका खेत उधार ले लिया, खेती कर ली, या खेती के काम से जुड़े हुए हैं, खेती की मजदूरी कर रहे हैं या खेती का कोई काम कर रहे हैं, जो भी है वैसे कुछ ही जुड़े हुए हैं। ठीक,
60% जमीन जो है, 90% किसान, आप यहां पर समझते चला, 90% किसान क्या है, 90% लोग क्या है वहां की जनता के, किसान हैं। और इनमें से मालिक किसान कैसे हैं, बहुत कम है, मालिक कैसे हैं, कम है। और जब 90% किसान है और 90% में से चूंकि जमीन तो किसानों के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 60% जमीन किसके पास है, 60% जमीन किसके पास है, कुलीनों के पास और चर्च के पास। किसके किसके पास, कुलीन और चर्च के पास है। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि किसानों की संख्या ज्यादा है लेकिन इनके पास जमीन का मालिकाना हक कम है, जबकि जमीन का मालिकाना हक सबसे ज्यादा किसके पास है, 90% किसानों के पास जमीन कितनी है, 40%। और बाकी के 10% जो बचे हुए हैं उनके पास जमीन कितनी है, 60%। यहां पर ये किसान है ना, ये जमीन हो गई 40% और किसान हो गए आपके 90%। तो इनके पास जमीन कितनी है, 40% में 90% किसान काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कितने ज्यादा लोग यहां काम कर रहे हैं। और यहां 10% लोग हैं, उनके पास जमीन कितनी है, पूरे फ्रांस का 60% जमीन है। तो किसानों के पास जमीन नहीं थी और इनकी स्थिति भी खराब थी। खराब होने के पीछे कारण क्या है, इनके ऊपर फालतू के टैक्स भी लगते थे। सरकार को टैक्स देना ही है, सरकार के जो दूसरे टैक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, उनके अलावा कुछ कर और देने हैं। जैसे आप देखें टाइद, टाइद क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर है और किसके द्वारा लिया जा रहा है, चर्च के द्वारा यह कर लिया जाता है। दूसरा टैक्स है इसको कहते हैं टाइल, ये प्रत्यक्ष कर है, ये भी किसानों को देना पड़ता था, जबकि वो सरकार को टैक्स दे रहे थे, उसके अलावा भी इनको टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था या वो दिया करते थे। यहां पर क्लियर।